हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग काफी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम के एक और नए वीडियो के साथ एक और नए लेक्चर में बात करने वाले क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस का लेसन नंबर 6, जिसका नाम है अंतरराष्ट्रीय संगठन। फुल एक्सप्लेनेशन वाला है विद नोट्स के साथ। और हाँ, आप लोग की जानकारी के लिए बता दो, आज का जो हमारा लेक्चर वीडियो सेकंड होने वाला है। लेक्चर 1 जो हमने कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर जो है काफी ज्यादा बड़ा है, इस वजह से एक्सप्लेनेशन में टाइम लग रहा है। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने लेक्चर 1 नहीं देखा तो जल्दी से इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहां पर आपको उन सही वीडियोस की वीडियो लिंक देखने को मिल जाएगी। और हाँ, अगर आप लोगों ने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी तो उनकी वीडियो लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। तो ज्यादा फॉर्म ना बढ़ते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो फ्रेंड, जैसे मैंने बताया कि आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 2, यानी कि लेक्चर 1 जो है हमने कंप्लीट कर लिया है। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने लेक्चर 1 की वीडियो देखी, यानी जो भी स्टूडेंट लेक्चर 1 देख के आया तो उसको पता होगा कि हमने यहाँ तक के सारे टॉपिक को क्लियर कर लिया था। आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है महासभा, या फिर जिसे हम कहते हैं आम सभा, या फिर जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं जनरल असेंबली। ठीक है, ये है इस 3 नामों से, हम किसी भी 3 नामों से जान सकते हैं। तो मैं इसकी जो है ब्रिथनेस को थोड़ा कम कर देता हूं, बाकी हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा महासभा, जिसे हम आम सभा के नाम से भी जानते हैं और हम जनरल असेंबली भी कहते हैं। यह यूएनओ का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। जो देश यूएनओ के सदस्य होते हैं, यानी जो भी देश यूएनओ के सदस्य होते हैं, इस देखो ये जो महासभा है इसको सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। किसका? यूएनओ का। ठीक है, जो भी देश क्या है यूएनओ के सदस्य होते हैं वह महासभा के भी सदस्य होते हैं। जो भी सदस्य के क्या है जो यूएनओ के साथ जुड़े हुए हैं वो क्या है, महासभा के भी सदस्य होंगे। इसमें 193 सदस्य देश शामिल है। इसमें कितने देश सदस्य देश शामिल है? 193, यानी 193 देश शामिल है। महासभा की बैठक वर्ष में एक बार होती है, यानी महासभा की बात की जाए, बैठक की, मीटिंग की, तो कितने होते हैं? साल में एक बार होती है। आवश्यकता पड़ने पर ये एक से अधिक बार भी हो सकती है, यानी अगर हमें नीड है, आवश्यकता है, तो उसके बाद भी क्या एक से अधिक बार भी हो सकती है। महासभा यूएनओ के घोषणा पत्र पर आने वाले समस्त विषयों पर चर्चा करता है। जो महासभा है, महासभा यूएनओ के घोषणा पत्र पर आने वाले समस्त विषयों पर चर्चा करता है। महासभा के कार्य, बात करते हैं महासभा के कार्य की। तो महासभा का जो कार्य है अंतर्राष्ट्रीय विवादों पर विचार करना होता है। जो महासभा का जो कार्य होता है वो क्या, अंतर्राष्ट्रीय विवादों पर चर्चा करना होता है, विचार करना होता है। किसी नए देश को यूएनओ का सदस्य बनाने की आज्ञा देना है, यानी किसी भी देश को अगर हमें यूएनओ का सदस्य बनाना है तो उसकी आज्ञा देने का काम कौन करता है? महासभा करता है। यह किसी देश की सदस्यता को भंग कर सकता है। मान लो कोई सदस्य देश यूएनओ में शामिल है, उसकी सदस्यता को भंग कर सकता है कौन? महासभा। ठीक है, तथा समाप्त भी कर सकता है। क्या करता है? समाप्त कर सकता है। इतना क्लियर है? ठीक है, अब आता है नेक्स्ट टॉपिक है सामाजिक और आर्थिक परिषद, यानी बात करते हैं सामाजिक और आर्थिक परिषद की। इस परिषद में 54 सदस्य देश हैं। इस बात का, इस परिषद में कितने देश सदस्य देश हैं? 54 सदस्य देश शामिल है। इसकी बैठक 2 वर्ष में एक बार बुलाई जाती है। जो इसकी बैठक होती है ये 2 साल में एक बार बुलाई जाती है, तथा इन सदस्यों को महासभा द्वारा 3 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। इन सदस्यों को, जो भी सदस्य देश है 54 सदस्य, ये महासभा के द्वारा चुने जाते हैं। कितने टाइम पीरियड के लिए? 3 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। इसके कार्यों में युद्ध एवं शस्त्रों की राजनीति को छोड़कर, जो इसके जो कार्य है इसमें युद्ध और शस्त्रों को, यानी युद्ध जो होता है, युद्ध और जो शस्त्र होते हैं, ठीक है, अस्त्रों की राजनीति को छोड़ करके अंतरराष्ट्रीय महत्व के सभी विषय आते हैं। यानी कि युद्ध और अस्त्र शस्त्र छोड़ करके बाकी सारे राजनीतिक विषय इसके अंडर में आते हैं। ठीक है, आर्थिक, सामाजिक, शिक्षा तथा स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की रिपोर्ट तैयार कर संबंधित सुझाव महासभा एवं अन्य संस्थाओं को भेजती है। ये जो है क्या करती है? सामाजिक, ठीक है, आर्थिक, सामाजिक, शिक्षा तथा जो स्वास्थ्य संबंधी जो भी समस्याएं हैं उन सभी का रिपोर्ट तैयार करती है, और इन सभी के रिपोर्ट को कहाँ पे भेजती है? महासभा एवं अन्य संस्थाओं में भेजती है। इतना क्लियर है? ठीक है, अब आता है न्यायशीता परिषद। क्या होता है? न्यायशीता परिषद। इस परिषद के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र संघ का उन राष्ट्रों के प्रशासन एवं सुझाव के संबंधी दायित्व स्पष्ट होते हैं जो दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात भी स्वतंत्र नहीं हो पाए, यानी कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद भी स्वतंत्र नहीं हो पाए, जिसमें कि अविकसित देशों की सहायता करना आवश्यक है। जिसमें जो हमारे अविकसित देश है, जो विकास कर रहे हैं अभी, ठीक है, अविकसित देशों की सहायता करना शामिल है। इस परिषद में काफी लंबे समय से कोई भी सदस्य देश कार्य नहीं कर रहा है। ये जो परिषद है न्यायशीता परिषद, इसमें काफी लंबे समय से कोई भी सदस्य देश जो है कार्य नहीं कर रहा है, इसलिए इस परिषद को समाप्त कर दिया गया है। इसलिए इस परिषद को कर दिया है, समाप्त कर दिया गया, खत्म कर दिया गया है। इतना क्लियर है? ठीक है, अब आता है नेक्स्ट टॉपिक है शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार। बात करते हैं, जब शीत युद्ध हमारा समाप्त हो गया तो शीत युद्ध के बाद जो संयुक्त राष्ट्र संघ था उसमें क्या क्या सुधार किए गए।
बदलते परिवेश में जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी भी संगठन में सुधार और विकास करना लाजमी है या फिर जरूरी है। इतना क्लियर है? ठीक है। हाल के वर्षों में संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार की मांग करते हुए, यानी हाल ही में क्या हुआ, जो संयुक्त इसमें सुधार की मांग उठी है। ठीक है, आवाजें उठने लगी है। बहरहाल सुधारों की प्रकृति के बारे में कोई स्पष्ट राय और सहमति नहीं बन पाई, यानी बहरहाल इसमें क्या सुधार क्या करने हैं, ठीक है, उसकी क्या प्रकृति रहने वाली, क्या प्लानिंग होने वाली, उसके लेकर कोई भी सहमति नहीं बन पाई है। इतना क्लियर है? ठीक है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने दो तरह के बुनियादी सुधारों को लेकर विवाद है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसके सामने दो तरह के जो बुनियादी सुधार है उसको लेकर के विवाद रहते हैं। पहले तो यह कि एक संगठन की संरचना, पहले की यह कि इस संगठन की जो संरचना है, ठीक है, संरचना बहुत बड़ा है, ठीक है, इसकी प्रक्रिया में सुधार करना। इसकी जो संरचना है वो बहुत ज्यादा बड़ी है, ठीक है, इसमें सुधार करना पड़ेगा। इसकी जो प्रक्रिया है उसमें भी बहुत ज्यादा फैली हुई है, तो उसमें सुधार करना। दूसरा, इस संगठन के न्याय अधिकार में आने वाले विषयों की समीक्षा करना। जो न्याय करने की जो अधिकार है, इसके बाद जो न्याय करने का जो अधिकार है उसमें भी सुधार करने की आवश्यकता है, यानी विषयों की समीक्षा करना है, जांच पड़ताल करनी है। लगभग सभी देश इस बात पर सहमत है कि दोनों ही तरह के सुधार आवश्यक है। लगभग सभी जितने भी देश हैं सभी देश इस बात पर सहमत है कि दोनों ही तरह के सुधार करने इसमें आवश्यक है। देश के बीच में सहमति इस बात पर नहीं पाई गई है, देश की सहमति इस बात पर नहीं बन पाई है कि इसके लिए वास्तव में ठीक क्या है। इसके लिए वास्तव में ठीक है कि एक्चुअल में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और कब करना चाहिए। इतना क्लियर है? ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना, ठीक है, बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना, ठीक है, उसका रहता है कार्य, यानी कार्य करने की प्रक्रिया जो है, प्रक्रिया, इसका क्षेत्र अधिकार में सुधार होने चाहिए, ये होने चाहिए। इस सवाल पर व्यापक सहमति है, इस सवाल पर सभी लोग सहमत है कि सुधार तो होने चाहिए, लेकिन सुधार कैसे किया जाना चाहिए ये मसला बहुत बड़ा है या फिर कठिन है। सुधार कैसे किया जाए ये मसला बहुत ज्यादा बड़ा है। सन 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में एक प्रस्ताव स्वीकार हुआ, ठीक है, यानी 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ की जो आम सभा है, जो जनरल असेंबली है, वहां पर एक प्रस्ताव जो है स्वीकार किया गया। प्रस्ताव में 3 मुख्य शिकायतों का जिक्र किया गया। जो प्रस्ताव था इसमें 3 मुख्य बातों का जिक्र किया गया, शिकायतों का जिक्र किया गया है। सुरक्षा परिषद अब राजनीतिक वास्तविकताओं की नुमाइंदगी नहीं करती है। ये पहली शिकायत है कि सुरक्षा परिषद है ये क्या करता है, राजनीतिक वास्तविकताओं की जो नुमाइंदगी है वो नहीं करता है, ठीक है। इसके फैसले पर पश्चिमी मुल्कों का ही हित होता है। यहाँ पे मुल्कों आएगा, क्या आएगा, मुल्कों आएगा यहाँ पे, ठीक है। पश्चिमी मुल्क के जो देश हैं उनका ही हित होता है, भला होता है, और इस फैसले पर चंद देशों का दबदबा होता है, और इस फैसले पर क्या कुछ ही एकमात्र जो शक्तिशाली दिग्गज देश है उनका दबदबा होता है। सुरक्षा परिषद में बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं है, सुरक्षा परिषद में बराबर का प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है, और बाकी देशों को सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी सदस्य की संख्या में वृद्धि की जाए। यानी सभी लोगों का ये कहना है कि जो सुरक्षा परिषद की जो स्थायी सदस्यता है, स्थायी और अस्थायी सदस्यता, इसमें क्या है, वृद्धि की जानी चाहिए। समकालीन विश्व राजनीति की वास्तविकताओं का इस संगठन में बेहतर प्रतिनिधित्व हो सके, विशेष रूप से एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के अधिक देशों को सुरक्षा परिषद में सहायता देने की बात उठ रही है। यानी कि जो अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका है वहां के अधिकतर देशों में सुरक्षा परिषद में सदस्यता देने की बात उठ रही है। इनको भी सदस्यता मिलनी चाहिए, स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। किसको? अफ्रीका को और दक्षिण अमेरिका को। इतना क्लियर है? ठीक है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे में, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो बनावट है, ढांचे में बदलाव की इन बढ़ती हुई मांगों के मद्देनजर रखते हुए यूएनओ ने 1 जनवरी 1997 को संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कोफी अन्नन ने जांच शुरू करवाई कि सुधार कैसे करवाया जाए। यानी कि जब उन्होंने देखा कि इतनी ज्यादा मांग उठ रही है सुधार की, तो उन्होंने क्या किया, यूएनओ में 1 जनवरी 1997 में एक संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव जो थे कोफी अन्ना, उन्होंने जांच शुरू करवाई, ठीक है, कि सुधार कैसे किया जाना चाहिए और क्या किया जाना चाहिए सुधार में। इसके बाद के सालों में सुरक्षा परिषद की स्थायी और अस्थायी सदस्यता के लिए मापदंड सुझाए गए। इसके बाद ही क्या हुआ, कुछ सालों बाद में क्या, सुरक्षा परिषद की स्थायी और अस्थायी जो सदस्यता है उसमें क्या है, मापदंड सुझाए गए, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता हासिल करने के लिए योग्यताएं। देखो यहाँ पर क्या है कि अब हम देख रहे हैं सुरक्षा परिषद है उसमें स्थायी सदस्यता प्राप्त होने के लिए में क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या क्या हमारे पास होना चाहिए जब हम स्थायी सदस्य बन सकते हैं सुरक्षा परिषद का। सबसे पहले
फर्स्ट पॉइंट है देश की बड़ी आर्थिक शक्ति होनी चाहिए। जो देश है, देश की बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति होनी चाहिए। ठीक है, बड़ी सैन्य शक्ति होनी चाहिए, बहुत बड़ी सैन्य शक्ति होनी चाहिए। यूएनओ के बजट में योगदान देने वाला देश होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। भरपूर जनसंख्या वाला देश होना चाहिए, भरपूर जनसंख्या वाला देश होना चाहिए। वह देश लोकतंत्र और मानवाधिकार का सम्मान करता हो। ठीक है, वह देश अपने भूगोल, अर्थव्यवस्था, संस्कृति की विभिन्नताओं की नुमाइंदगी करता हो। जैसे भारत में हर तरह के लोग निवास करते हैं। देखो इसमें जो चीजें नीड है, जो चीजें बताई गई है एक सदस्य, स्थायी सदस्य बनने के लिए, वो सारी चीजें भारत के पास है। देखो देश की बड़ी आर्थिक शक्ति बनी हुई है। ठीक है, बड़ी सैन्य शक्ति है। ठीक है, यूएनओ के बजट में देता है। ठीक है, भारत भी देता है। भरपूर जनसंख्या वाला देश है, भरपूर जनसंख्या वाला देश भारत है हमारा। ठीक है, वह देश में मानवाधिकार और स्वतंत्र लोकतंत्र को स्थापित करता है या उसके कारण सम्मान करता है। ठीक है, भारत करता है। ठीक है, वह देश अपने भूगोल, अर्थव्यवस्था, संस्कृति की विभिन्नताओं की नुमाइंदगी करता है। जैसे भारत में हर तरह के लोग निवास करते हैं, किसी के साथ ऊंच नीच का व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। भारत सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता ले सकता था, परंतु चीन ने अपनी वीटो का इस्तेमाल कर उसे खारिज कर दिया, हटा दिया। जो भारत है वो क्या करता है, स्थायी सदस्यता प्राप्त कर सकता है चीन से, लेकिन जो चीन है उसने क्या किया, अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल किया और उसको खारिज कर दिया। चीन नहीं चाहता कि हम लोग जाए उसके बराबर में या फिर उसके सदस्यता में शामिल हो जाए, स्थायी सदस्य में शामिल हो जाए। इतना क्लियर है। ठीक है, अब बताया नेक्स्ट पॉइंट देखो, मैंने कहा था आपको वीटो पावर बताऊंगा, तो वीटो पावर देख लेते क्या है। वीटो पावर, ठीक है, किसी देश के लिए अधिकतर एक तरफा रूप से रोक लेना। यानी कि जो वीटो पावर है ये एक ऐसी पावर है जिसमें कि मान लो 5 लोग एग्री कर रहे हैं और देखो 6 का पूरा समूह है। ठीक है, 6 देश है, उसमें से 5 देश एग्री कर रहे हैं कि हाँ ठीक है तुम जाओ कर लो, और अगर एक देश ने भी अगर एग्री कर रहे उसको ना पसंद कर दिया, फिर बोल दिया कि नहीं ये नहीं हो सकता, ठीक है, डिसएग्री कर दिया, तो वो नहीं होगा, क्योंकि उसका वीटो पावर है प्लस उसके पूरा अधिकार है। ठीक है, रूप से रोक लेना वीटो पावर कहलाता है। ठीक है, दूसरे विश्व युद्ध के बाद स्थिति स्थापित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र पर 5 स्थायी सदस्यों को विशेष स्थिति प्रदान की गई। 5 स्थायी सदस्यों को विशेष स्थिति प्राप्त की गई। इन 5 स्थायी सदस्यों को प्रमुख लाभ यह था कि उन्हें सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता प्राप्त रहेगी और साथ ही उन्हें वीटो पावर का भी अधिकार प्राप्त होता है। साथ ही उन्हें क्या है, वीटो पावर का भी अधिकार प्राप्त होता है। वीटो पावर एक ऐसी शक्ति है, आप सिंपल से जान सकते हैं, वीटो पावर एक ऐसी शक्ति है कि अगर मान लो सभी लोग हाँ कर दे, तुमने अगर आपके पास वीटो पावर, अगर आपने बोल दिया नहीं होगा तो वो नहीं होगा। जैसे कि पूरे घर वाले एग्री कर रहे हैं और पापा अगर आके बोल दे कि नहीं जाना है तो कैंसिल, ऐसा डन है। ठीक है, भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक है भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या क्या सुधार करने चाहिए। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे में बदलाव के मामले को समर्थन दिया है। यानी जो भारत है उसने संयुक्त राष्ट्र संघ के जो ढांचे में बदलाव का जो मामला है उसमें क्या अपना समर्थन दिया है। किसने? भारत ने। भारत का मानना था कि बदलते हुए विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की मजबूती और दृढ़ता जरूरी है। यानी कि भारत जो है उसका ये मानना है कि बदलते हुए जो विश्व है, विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की जो मजबूती है उसको बढ़ाना जरूरी है, मजबूती जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र संघ विभिन्न देशों के बीच सहयोग बनाने और विकास को बढ़ावा देने में ज्यादा बड़ी भूमिका निभाता है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है ये अलग अलग देशों के बीच में क्या करता है, सहयोग बनाने का, बॉन्डिंग बनाने पे क्या करता है, विश्वास करता है और ज्यादा से ज्यादा बड़ी जनसंख्या, बड़ी भूमि वाले पे अपना वो कहता है भूमिका निभाता है। किसमें? एक देश को दूसरे देश से जोड़ने में। भारत का विश्वास है कि भारत का ऐसा विश्वास है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के एजेंडे में विकास का मामला बहुत प्रमुख होना चाहिए। यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का एजेंडा यह है कि विकास का जो मामला है प्रमुख होना चाहिए। ठीक है, यानी विकास करना ही सबसे ज्यादा अहम मुद्दा होना चाहिए। हमें विकास करना है तो विकास करना है। भारत की एक बड़ी चिंता सुरक्षा परिषद की संरचना को लेकर है। भारत की सबसे बड़ी जनसंख्या है या फिर चिंता है वो क्या है? चीन जो है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी चिंता जो है सुरक्षा परिषद की संरचना को लेकर है। सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या स्थिर रही है। जो सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या है वो स्थिर रही है, जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में सदस्यों की संख्या बढ़ रही है। बल्कि संयुक्त राष्ट्र संघ में जो आम सभा की जो संख्या है उसमें संख्या क्या हो रही है, दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। भारत का मानना है कि इससे सुरक्षा परिषद के प्रतिनिधित्व मूलक पवित्र
चरित्र की हानि हुई है। यानी कि भारत का ऐसा मानना है कि सुरक्षा परिषद के प्रतिनिधिक मूलक में जो चरित्र की हानि हुई है। भारत का तर्क है कि सुरक्षा परिषद का विचार करने पर वह ज्यादा प्रतिनिधित्व मूलक होगा, जैसे उसे विश्व बिरादरी का ही सुरक्षा परिषद का विचार करने पर वह ज्यादा प्रतिनिधित्व मूलक होगा और उसे विश्व बिरादरी का ज्यादा समर्थन मिलेगा। विश्व का क्या करें, ज्यादा समर्थन मिलेगा। प्रमुख सुरक्षा परिषद की स्थायी और अस्थायी सदस्यता की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। यानी सुरक्षा परिषद की जो स्थायी और अस्थायी जो सदस्य संख्या है उसमें क्या वृद्धि की जानी चाहिए। इतना क्लियर है? ठीक है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वर्ल्ड बैंक यानी WB विश्व बैठक की स्थापना। ठीक है, यानी जो हमारे वैश्विक विश्व बैठक की स्थापना दूसरे विश्व युद्ध के तुरंत बाद की गई थी। यानी कि जो विश्व बैठक की जो स्थापना थी इसने तुरंत तुरंत शीत युद्ध जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद ही की थी। 1944 कब किया था, 1944 में। विश्व युद्ध की गतिविधियां प्रमुख रूप से विकसित देशों से संबंधित है। ये जो हमारी चुनौतियां हैं या फिर गतिविधियों से जो भी हमें परेशानी हो रही है, ये जितने विकसित देश है ना उनसे ही हमें ये बात है, और बाकी किसी भी देश से नहीं है। बाकी सारे देश हमसे क्या है, कमजोर है। यह बैंक मानव अधिकार, कृषि और ग्रामीण विकास, पर्यावरण सुरक्षा जैसी समस्याओं को सुलझाती है। यह अपने सदस्य देशों को आसान ऋण अनुदान देती है। जो WBA क्या है, अपने सदस्यों को आसान ऋण प्रदान करती है तथा ज्यादातर गरीब देशों के अनुदान वापस भी नहीं लेती। ज्यादातर जो गरीब देश है उनसे अपना अनुदान कर्ज वापस नहीं लेती है। इतना क्लियर है? ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, विश्व व्यापार संगठन। क्या था, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, देखो विश्व व्यापार संगठन यह अंतरराष्ट्रीय संगठन वैश्विक व्यापार के नियमों को तय करता है। इस संगठन की स्थापना 1945 में की गई थी। जो WTO है इसकी स्थापना कब की थी, 1945 में की गई थी। यह संगठन जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ के उत्तराधिकारी के रूप में कार्य करता है, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद अस्तित्व में आया था। इसके सदस्यों की संख्या 164 हुई है। प्रत्येक निर्णय सभी सदस्यों की सहमति से किया जाता है। जितने भी निर्णय लिए जाते हैं WTO में वो क्या प्रत्येक सदस्य की सहमति से लिए जाते हैं। अमेरिका यूरोप पर संघ तथा जापान जैसी बड़ी आर्थिक शक्तियां विश्व व्यापार संगठन में व्यापार के नियमों को हर तरफ से बनाने में सफल हो गई है। यानी कि जो बड़ी आर्थिक शक्ति है विश्व व्यापार संगठन, वो क्या व्यापार के नियमों को इस तरह से बनाने में सफल हो गई है जिससे उनका ही लाभ होता है। जिससे क्या होता है, कितना भी वो कम से कम में जाए लेकिन उनका ही लाभ होगा। विकासशील देशों की बहुत शिकायत रहती है। जो विकासशील देश है उनकी बहुत सारी शिकायतें रहती हैं। ठीक है, इस संगठन की कार्यविधि पारदर्शी नहीं है। इस संगठन की जो कार्यविधि वो पारदर्शी नहीं है। ठीक है, और बड़ी आर्थिक शक्तियां उन्हें अपने तरीके से निभाने को अपने मुताबिक चलाने की कोशिश करती है। यानी कि जो बड़ी कंपनियां जो हैं वो क्या करती है, आर्थिक शक्ति उन्हें अपने तरीके से नियमों को चलाने का क्या करती है, चलाने के मुकाबले में क्या करती, तैयारी करती है। यानी खुद ही चलाती है या कोशिश करती है चलाने का। इतना क्लियर है? ठीक है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। सो फ्रेंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF इंटरनेशनल मिलिट्री फंड। यह संगठन विश्व स्तर पर आर्थिक सहायता तथा वित्त व्यवस्था की देखरेख करती है। ठीक है, तथा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष देश को तकनीकी सहायता भी प्रदान करती है और इसमें सदस्य देशों की संख्या 189 वर्तमान में 190 सदस्य हैं। ठीक है, यानी कि बात करें 2016 में तो 2016 में इसकी सदस्य की संख्या कितनी थी, 189, और वर्तमान की बात करें तो इसकी टोटल संख्या कितनी है, 190। इतना क्लियर है?
ठीक है, अब आता है नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्य उद्देश्य। बात करते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसको किस लिए लाया गया है सामने। ठीक है, विश्व व्यापार को बढ़ावा देना, जो विश्व स्तर पर जो हम व्यापार करते हैं, ठीक है, व्यापार हमारे ट्रेड को बढ़ावा देना एक दूसरे देश के साथ में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विश्व व्यापार को बढ़ावा देने और व्यापार बाधाओं को कम करने के लिए काम करता है। कौन? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। जिसके पास पैसा नहीं है उसको पैसा भी ऋण पे देता है। ठीक है, मुद्रा स्थिरता बनाए रखना है। जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो दूसरा काम है वो क्या है, जो मुद्रा जो स्थिरता है उसको बनाए रखना है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मुद्रा स्थिरता बनाए रखने और मुद्रा बाजारों में काम करना है। यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है इसका तो मुद्रा जो स्थिरता है वो बनाए रखना है और मुद्रा बाजारों में अस्थिर को कम करने के लिए, यानी जो मुद्रा जो बाजार में फैले हुए हैं उनकी स्थिरता को बनाए रखना है, उसको अस्थिर नहीं होने देना है। आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का क्या है, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आर्थिक संकटों को रोकने और उनके प्रभाव को कम करने के लिए काम करता है। कौन? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य देश जो इसके उद्देश्य और नीतियों का समर्थन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास कई उपकरण हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास कई सारे उपकरण हैं जिसका उपयोग वह अपने उद्देश्यों को, ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या है वो अपना उद्देश्य जो है प्राप्त करने के लिए करता है। इतना क्लियर है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जिनमें से कुछ प्रमुख है, जिनमें से क्या है, कुछ प्रमुख। सबसे पहले आता है ऋण। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सदस्य देशों को ऋण यानी कि ब्याज प्रदान करता है, कर्ज देता है। आर्थिक संकटों का सामना कर रहे थे, क्या है, आर्थिक संकटों का सामना करते हैं। नीति सलाह यानी कि सलाह देना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सदस्य देशों को आर्थिक नीतियों और सुधारों के बारे में सलाह देता रहता है। कौन? हमारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अब आता है प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता। क्या था? प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सदस्य देशों को प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता प्रदान कराता है, जो उन्हें अपनी आर्थिक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है, जो उनकी आर्थिक क्षमता क्या कहता है, बढ़ाने में मदद करता है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। क्या? ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का काम श्रमिकों के अधिकारियों की क्षमा करने और कामकाजी लोगों की जरूरतों को पूरा करना है। यह संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जिसकी स्थापना 1990 में हुई थी, 1919 में हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा, यानी जिनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। कि जिनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में हुआ था। कहाँ पे हुआ था इसकी जो स्थापना हुई थी 1999 में, 1919 में हुई थी। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय वो कहाँ पर? जिनेवा में है। जिनेवा कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके दुनिया भर में लगभग 40 क्षेत्र व्यवस्था है। इसके दुनिया भर में क्या 40 क्षेत्र व्यवस्था है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक वर्ग। क्या आता है? अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक आता है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी यानी कि IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ठीक है, यह संगठन परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देता है। जो परमाणु ऊर्जा है उसके शांतिपूर्ण को बढ़ावा देता है और सैन्य उद्देश्यों में इसके इस्तेमाल को रोकने की कोशिश करता है। जो सैन्य हमले होते हैं उसमें इसको रोकने का इस्तेमाल करता है, कोशिश करता है। इस संगठन की स्थापना 1957 में हुई थी, 1957 में हुई थी। इस संगठन के अधिकारी नियमित रूप से विश्व की परमाणु सुविधाओं की जांच करते हैं ताकि नागरिक परमाणु शस्त्रों का इस्तेमाल सैन्य उद्देश्यों के लिए ना करें। ठीक है, ये जो संगठन है ये क्या करते हैं, नियमित रूप से क्या करते हैं, जो परमाणु किस देश के पास कितना ज्यादा परमाणु ऊर्जा है, कितने ज्यादा टैंक है, उन सभी की क्या करता है, जांच पड़ताल करता रहता है ताकि कोई भी देश इसका इस्तेमाल ना कर सके। इतना क्लियर है। ठीक है, अब आता है हमारा एमनेस्टी इंटरनेशनल। क्या आता है? एमनेस्टी इंटरनेशनल। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा, एमनेस्टी इंटरनेशनल। स्वदेशी, ये क्या है? स्वयंसेवी संगठन। ये क्या अपने आप में ही काम करता है। यह संस्था विश्व के मानव अधिकारों की रक्षा के लिए कार्य करती है। ये जो संस्था है किसके लिए? मानव अधिकारों के लिए कार्य करती है। यदि हम इस संस्था के बारे में बात करें तो यह संस्था मानव अधिकारों का हनन करने वाले देशों के खिलाफ रिपोर्ट छापती है। ये क्या कर रहा है, जो भी देश क्या कर रहा है, मानव अधिकारों का जो हनन कर रहा है, मानव अधिकारों से वंचित कर रहा है किसी भी व्यक्ति को, उसके प्रति क्या करती है,
ये रिपोर्ट छापती है। इससे अन्य देशों की सरकार असंतुष्ट रहती है। इससे क्या, अन्य देशों की जो सरकार है यानी जिसका प्रति छापेगा उससे क्या है, असंतुष्टि रहेगा, उसके उखड़ा उखड़ा रहती है। ठीक है, इससे सरकारों के दुर्व्यवहार पर भी रोक लगता है। इसकी वजह से क्या है, सरकारों के जो दुर्व्यवहार है ना उस पर भी रोक लगाया जाता है। इतना क्लियर है? ठीक है, अब आता है हमारा लास्ट एजेंसी का नाम क्या है, ह्यूमन राइट्स वॉच। क्या आता है, ह्यूमन राइट्स वॉच। यह भी एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन है। यह भी क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन है। यह संगठन अमेरिका का सबसे बड़ा संगठन है। यह संगठन क्या है, अमेरिका का सबसे बड़ा संगठन है। पूरे विश्व का भी यह संगठन मीडिया का ध्यान मानव अधिकार के उल्लंघन करने वाले देशों की तरफ आकर्षित करता है। पूरे विश्व का ये क्या करता है, ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। ठीक है, यह संगठन का कार्य क्या है, जो भी किसी व्यक्ति के द्वारा अगर उसके मानव अधिकारों का हनन हो रहा है या उल्लंघन हो रहा है तो क्या करेगा, पूरे विश्व के सामने में उस देश की छवि को प्रकट कर देगा, बहुत ऊंची नीची सुनाएगा। इसके द्वारा बारूदी सुरंगों पर भी रोक लगाने के लिए इसके ये जो अंतर ह्यूमन राइट्स वॉच है ये क्या करता है, जो बारूद निकालने जो सुरंग में जो बच्चे काम करते हैं ना, वो सुरंग जो होता है बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। क्या पता कोई दब के मर जाए, उसमें से जहरीली गैसें निकलती है, उससे कई सारे लोग मरते हैं, कई सारी बीमारियां होती है। तो इसको भी इन्होंने बंद करवाने में अपना कार्य किया है या फिर असहाय प्रयोग किया है। बाल मजदूरी रोकने के लिए अभियान शुरू करने में सहायता प्रदान की। जो बाल मजदूरी लोग करवाते हैं, बाल मजदूरी को रोकने के लिए भी इसने क्या किया है, इसने अपने जो है अभियान चलाए हैं या फिर सहायता की है। इतना क्लियर है? सो फ्रेंड्स, ये का जो आपको चैप्टर था लेसन नंबर 6 अंतरराष्ट्रीय संगठन, लेक्चर नंबर 2 में ही पूरा कंप्लीट हो चुका है। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम, तो इस वीडियो कमेंट करें, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके डाउट को क्लियर कर दूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।